विस्तार कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ मिलेगा। ये है आपका हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का मतलब पूरा की पूरा तो कोटा संभाग है। कोटा संभाग का मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले क्लियर है आपके। इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट जो है ना ये चित्तौड़गढ़ वाला आएगा, जिसे भैंसरोडगढ़ आप कहते हैं। और उसके बाद इस सीमा के सहारे सहारे यहाँ से आपको यहाँ तक जाओगे तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का पार्ट भी इसमें आएगा। अब इसकी अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में ये भौतिक प्रदेश जो है ना किसका पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। अगर मैं भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करता हूं तो भारत में ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाए, आपसे ध्यान से सुनना, प्रायद्वीपीय पठार में भी ये किसका पार्ट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालवा के पठार का पार्ट है। मालवा के पठार के उत्तरी विस्तार को ही हम राजस्थान में हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, लेकिन किसका भाग माना जाएगा, तो मालवा के पठार। मालवा का पठार जो यहाँ मध्य प्रदेश में आपके फैला हुआ होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 6.89% भाग इसके अंतर्गत आता है, क्षेत्रफल की बात करें हम तो। और यहाँ राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। ये सिंपल वाले क्वेश्चन तो सबको याद होने चाहिए कि भाई ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, प्रायद्वीपीय पठार का वर्तमान में पार्ट है, जो मालवा का पठार भी इसे कह सकते हैं। कितनी जनसंख्या, कितना क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आ रहा है। अब ये जो दक्षिणी पूर्वी पार्ट है, ये दक्षिणी पूर्वी पार्ट आपका राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता रखता है, यानी कि नमी वाला क्षेत्र है, या आप यूँ कह सकते हैं सर्वाधिक वर्षा करवाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां यहाँ मिलती हैं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आर्द्रता, वर्षा, नदियां जो मिलती हैं आपको, वो हाड़ौती के पठार पे मिलती हैं। इसे हम राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कह सकते हैं। यहाँ वर्षा जो है 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला पार्ट आप इसे कह सकते हैं। अब ये जो हाड़ौती का पठार है, ये मालवा के पठार का पार्ट है। और ऐसा माना जाता है कि इस पठार का निर्माण जो हुआ था ना प्राचीन काल में, इस पठार का निर्माण जिस क्रिया से हुआ वो ज्वालामुखी क्रिया है आपकी। और आप सब जानते हैं कि ज्वालामुखी से बाहर क्या निकलता है, तो गुरुजी ज्वालामुखी से तो लावा बाहर निकलता है। और लावा अगर ठंडा होकर जम गया तो लावा के जमने से जो चट्टान बनेगी ना बेटा, वो चट्टान कौन सी होगी, तो बेसाल्ट चट्टान होगी। बेसाल्ट चट्टान मिलेंगी। अब ये बेसाल्ट चट्टान जो है इसमें अपरदन होगा, अपरदन से अवसाद प्राप्त होगा, और उस अवसाद से जो मिट्टी बनेगी उस मिट्टी को क्या कहोगे, काली मृदा कहोगे। तो हाड़ौती के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा से हुआ। लावा के जमाव से बेसाल्ट चट्टान बनी, और बेसाल्ट चट्टान के अवसाद से काली मृदा बनी। काली मृदा जो है आपकी मैग्मा धरातल के भीतर कहते हैं, बाहर निकलने पर लावा कहलाएगा, है ना। काली मृदा जो है इसमें कण सबसे ज्यादा बारीक होते हैं और नमी धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरार पड़ जाती है। अर्थात वह मिट्टी जिसकी स्वतः या अपने आप जुताई होती रहती है, कौन सी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता ज्यादा है, तो शुष्क खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। और ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी की अगर हम बात कर लें तो कपास की फसल ज्यादा पैदा होने के कारण हम इसे कपास मृदा कहते हैं। इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं। इसी को हम अगर अंग्रेजी वर्ड की बात करें तो वर्टिसॉल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो राजस्थान में वर्टिसॉल, कपास मृदा, रेगुर मृदा जो है, काली मृदा, स्वतः जुताई, नमी धारण की क्षमता ज्यादा कहाँ है, तो हाड़ौती के पठार पे है। ये सारी बातें क्लियर हुई आपकी, तो मैं थोड़ा सा और आगे आपको ले गया और कहा कि हाड़ौती के पठार को पुनः मैं दो पार्टों में बांटूंगा। एक तो ये जो कोटा संभाग वाला पूरा पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को तो हमने नाम दिया ढक्कन। ढक्कन का लावा पठार कहते हैं इसको।
हाड़ौती के पठार के दो पार्ट मैंने किए। पहला पार्ट मेरा हो गया ढक्कन का लावा पठार, और यहाँ सवाई माधोपुर से लेकर अगर मैं यहाँ धौलपुर तक चले गया तो ये वाला जो पार्ट आपके है इसे कहा जाता है विंध्यन कगार भूमि। तो हाड़ौती के पठार को बेटा मैंने फिर दो पार्टों में बांट दिया। एक पार्ट हुआ ढक्कन का लावा पठार जो पूरा कोटा संभाग और भैंसरोडगढ़ में है, और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जाऊंगा तो यहाँ जो क्षेत्र मिला मुझे वो विंध्यन कगार भूमि के रूप में मिला। आएगा बेटा डग गंगधर आएगा आपके, रुको दूसरा वर्गीकरण में करूंगा वहां आएगा ये आपका दोबार। ढक्कन के लावा पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, सारी चीजें आपके क्लियर है। अब बात करते हैं विंध्यन कगार भूमि की। इस विंध्यन कगार भूमि में जो है ना आपके कौन पाया जाता है, तो विंध्यन कगार भूमि में आपको याद रखना है लाल बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है, और लाल बलुआ पत्थर के कारण ही आपके धौलपुर जो है से यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल कर आपके लाल किले बहुत सारी जगह बनी हुई है। बासी का पत्थर मुख्यतः मिलता है। सर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएंगी बेटा, अभी कोई आइडिया उसका है नहीं, अभी तो रीट की चल रही है आपके, लेकिन सेकंड ग्रेड भी आएगी, चिंता ना करें। भर्ती देखो शिक्षक में तीनों ही आएंगी। अब किस डेट को आएंगी ये तो बेटा शिक्षा मंत्री भी नहीं बता सकता। बाकी चैनल वाला आपसे कुछ भी बोलता रहे कि हाँ बिल्कुल जनवरी में फॉर्म आ जाएंगे फला, आज के दिन अगर शिक्षा मंत्री के पास भी आप जाके माइक लगा दोगे कि बताओ सेकंड ग्रेड की भर्ती कब आएंगी, तो सटीक आंसर उसको भी पता नहीं है। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ कि तीनों ही ग्रेड में भर्ती जरूर आएंगी। डेट आने वाली है, सेकंड ग्रेड भी आएगी और शिक्षक भी आएगी। 2025 में ये तीनों भर्तियां आपके सामने होंगी। क्लियर है। तो यहाँ लाल बलुआ पत्थर मिला। एक और प्रश्न जो कि कई बार आर एस प्री से लेके पहली बार आर एस प्री में आया, उसके बाद बाकी सारी एग्जाम में आना शुरू हुआ कि विंध्यन कगार भूमि जो है ना ये दो नदी बेसिनों के बीच में फैली हुई है। उन नदी बेसिनों के नाम कई बार आपसे पूछे जाएंगे। आप सबको पता है कि हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के सारे ये जो नदी जारी है, ये नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। क्लियर है। तो विंध्यन कगार भूमि किन दो नदी बेसिनों के बीच में है, तो इधर तो चंबल हो गई, और यहाँ खमनोर की पहाड़ी से निकलकर चंबल की सहायक नदी आ रही थी जो रामेश्वरम में इसमें मिलेगी। ये कौन है, आपकी बनास है। तो विंध्यन कगार भूमि किन दो नदी बेसिनों के बीच स्थित है, चंबल और बनास नदी बेसिन के बीच स्थित है। क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखना। अब ये जो विंध्यन कगार भूमि है जब सवाई माधोपुर में पहुंचेगी तो सवाई माधोपुर में इधर की साइड से आपका अरावली पर्वत भी आ रहा है, तो रणथंभौर के पास विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत का हो गया मिलन आपस में। अब इसके मिलने के अलावा बाकी क्षेत्र में अरावली पर्वत और ये जो विंध्याचल पर्वत है इनके बीच में यहाँ बूंदी से लेकर आपके सवाई माधोपुर तक एक आपके भ्रंश घाटी पाई जाती है, महान भ्रंश घाटी पाई जाती है। तो महान भ्रंश घाटी राजस्थान में दक्षिण पूर्व से तो शुरू होगी और दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूर्व तक जाती है, या बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर तक जाती है, जो कि आपके अरावली पर्वत को विंध्याचल पर्वत से अलग करती है। एक और प्रश्न कई बार एग्जाम में आएगा आपके सामने कि इस विंध्याचल वाले ये वाला पार्ट जो है, या मैं कहूं कि हाड़ौती के पठार की बात करूं तो कोई भी पर्वत यदि कोटा संभाग में या हाड़ौती के पठार पर है, प्रश्न ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत या पहाड़ी अरावली का पार्ट नहीं है। तो याद रखना बेटा कि अगर कोई पर्वत हाड़ौती के पठार पे है, वो आड़ा वाला पर्वत हो सकता है, वो चांदवाड़ी हो सकता है, वो बारा की शाहाबाद की पहाड़ियां हो सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हाड़ौती के पठार की पहाड़ी अरावली का पार्ट नहीं है, ये पहाड़ियां जो हैं विंध्याचल पर्वत का पार्ट है। तो कई बार ये प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पर्वत अरावली का पार्ट नहीं है, तो सभी हाड़ौती की पहाड़ियों को हटा देना। बोलो क्लियर है। यहाँ घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी मिलेंगी, यहाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलेंगी, यहाँ उल्का पिंड के गिरने से झील का निर्माण भी आपके हुआ होगा। अब ये हाड़ौती का पठार अगर आपने पढ़ लिया तो जब आप हरिमोहन सक्सेना पढ़ोगे, जो कि राजस्थान की सबसे ऑथेंटिक बुक है, उसमें दिया हुआ है कि इस हाड़ौती के पठार को उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप जाओगे तो मुख्यतः
5 पार्टों में बांटोगे। सबसे पहले आपको अर्धचंद्राकार, सबसे पहले आपको अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलेंगी उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे तो। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? बूंदी में आड़ा वाला पर्वत है और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ी जो है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ के पास बेटा घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां मिलती हैं, वहीं उनके बीच में उल्कापिंड के गिरने से रामगढ़ झील का निर्माण भी हुआ है। तो सबसे पहले हरिवंश सक्सेना के अनुसार सबसे उत्तर में हाड़ौती के पठार पे अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो कि बूंदी और कोटा में फैली हुई है। बूंदी का आड़ा वाला पर्वत है और कोटा का मुकुंदरा की पहाड़ी है। दूसरे नंबर पे आएगा आपके, उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाओगे तो सेकंड नंबर पे जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी नदी बेसिन, चंबलोस की सहायक नदी आएंगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जब जाओगे तो यहाँ आएगी आपकी शाहाबाद, शाहाबाद की उच्च भूमि। और शाहाबाद की उच्च भूमि जो है ये आपको कहाँ मिलेगी बेटा? तो ये आपको मिलेगी बारां जिले में। तो हाड़ौती के पठार को उत्तर से दक्षिण की ओर मैंने 3 पार्टों में बांटा अभी तक। अर्धचंद्राकार पहाड़ी कोटा बूंदी में, बूंदी में आड़ा वाला पर्वत, कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ी, उसके बाद चंबल का नदी बेसिन आ गया और उसके नीचे जाने के बाद शाहाबाद की उच्च भूमि। अब शाहाबाद की उच्च भूमि के पास में ही, शाहाबाद की उच्च भूमि पर ही एक जगह है रामगढ़। और रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उनकी आकृति याद रखनी है, घोड़े के नाल, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी राजस्थान में कहाँ मिलती है? प्रश्न कई बार आता है। तो घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी आपको शाहाबाद की उच्च भूमि बारां जिला रामगढ़ में मिलेंगी। और यहीं पे एक झील मिलेगी रामगढ़ में ही। उस झील का निर्माण ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। और अगर चौथा पार्ट अगर मैं मानूं तो चौथा पार्ट जो आएगा आपके वो आएगा झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। और 5वें नंबर पे जो अभी आपने लिख के दिया था गुरुजी ये भी है क्या? डग, डग गंगधार का पठार जो है। तो हाड़ौती के पठार को हरिवंश सक्सेना के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर इन 5 पार्टों में बांट सकते हो। मेरे हिसाब से